हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमर और आज हम लोग 11th क्लास की इकोनॉमिक्स करने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है पूर्ति का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डी सप्लाई। तो बेसिकली ये है, हम इसके अंदर क्या है 12 मार्क्स की 11th क्लास में जो आपकी इकोनॉमिक्स आने वाली है पूर्ति का सिद्धांत वो पूरा कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसीलिए क्या सब रख के देखना है। 30 सेकंड का मोटिवेशन दे देता हूं, जिससे कि आपको क्या है पूरा 1.5 घंटे शांति से बैठ पाओगे। इसका कारण सबसे बड़ा ये है, पूरे पूर्ति में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको नहीं आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए बिल्कुल सब्र रखें, क्योंकि अगर आज आप अपना 1.5 घंटा या 1 घंटा इस वीडियो को दोगे तो एग्जाम के अंदर आप 12 मार्क्स के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए क्या है, सब्र रखे, आराम से देखना है, स्क्रॉल नहीं करते रहना है। क्लियर हो गया? अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है पूर्ति, तो समझते हैं कि पूर्ति किसे कहते हैं। सबसे पहला ही जो क्वेश्चन बनेगा वो पूर्ति किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे यहां पर एक वर्ड और है, वो है स्टॉक। क्लियर है? तो पूर्ति की डेफिनेशन सबसे इजी तरीके से अगर दी जाए तो मैं यही दूंगा, एक निश्चित समय में क्या, निश्चित समय, निश्चित कीमत, निश्चित कीमत, थर्ड निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा। जब एक उत्पादक बेचने को तैयार होता है तो उसे पूर्ति कहते हैं, समझना। ठीक है, स्टॉक, अब क्या है स्टॉक, बाजार में समझना, एक उत्पादक के पास, एक उत्पादक के पास उपलब्ध कुल वस्तु का जो उत्पादन है वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, एक उत्पादक है और वो जूते बनाता है मान के चल लो, और उसके पास 5000 जूते हैं। कितने? 5000 जोड़ी जूते हैं, तो ये उसका स्टॉक है। क्लियर है? उसने डिसाइड किया हुआ है कि एक दिन के अंदर मैं मिनिमम मान के चल लो 500 पेयर शूज बेचूंगा, तो ये उसकी क्या है, पूर्ति है। तो पूर्ति स्टॉक का पार्ट है या स्टॉक पूर्ति का पार्ट है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है, स्टॉक जो है, पूर्ति क्या है, स्टॉक का एक पार्ट है। इसका मतलब पूर्ति छोटी है और स्टॉक ज्यादा होता है। क्लियर है? क्या टोटल स्टॉक 5000 का है, पूर्ति कितनी की है उसने एक दिन के अंदर, 500। क्लियर हो गया? कैसे डेफिनेशन, एक निश्चित समय में, एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित मात्रा, जब एक उत्पादक बेचने को तैयार होता है। अब देखते हैं कैसे। निश्चित समय एक दिन मैंने बताया था, ठीक है। निश्चित कीमत, अब यहाँ कीमत सूज की बेसिकली रख सकते हो, कितना 200 रुपए पे बेच रहा है या 250 रुपीज पे सूज बेच रहा है वो, ठीक है। कीमत हो गई, निश्चित मात्रा कितनी, 500। क्लियर है? ये आपकी क्या हो गई, पूर्ति हो गई। क्लियर? अब समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पूर्ति को प्रभावित करती हैं। इसका मतलब ये, जब एक उत्पादक चीजें बेचता है, एक उत्पादक जब चीजें क्या है बनाता है, तो वो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारणों में जो आएगी वो वस्तु की अपनी कीमत आएगी। समझने वाली बात है, वस्तु की अपनी कीमत क्या है, तो लिखेंगे वस्तु की अपनी कीमत से अभिप्राय यह है, यदि किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है, समझना, यदि किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उसकी पूर्ति भी क्या होगी, अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि उत्पादक का लाभ अधिक होगा। यहां पर एक चीज और जरूर जोड़नी है, वो क्या, अन्य कारण समान रहने पर। अन्य कारण क्या है, ये आपके अन्य कारण है। अन्य कारण समझते हैं कैसे, समझना। मान लेते हैं उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैं अभी समझाऊंगा ये पूरा, उसके बाद बताऊंगा अन्य कारण, ठीक है, तो अच्छा समझ में आएगा। इनको बिना एक्सप्लेन किए बोल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी ये मान लो ये सारे अन्य कारण है और ये कीमत है। क्लियर? ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक कीमत और एक अन्य कारण। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वस्तु की अपनी कीमत, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति भी अधिक हो जाती है, क्योंकि उत्पादक का लाभ बढ़ जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं 250 रुपए जोड़ी जूता है, ठीक है, और अब ये जोड़ी जूता कितना हो जाए, 300 रुपए हो जाए, यानी कि एक जोड़ी जूते के 300 रुपए मिलेंगे, तो उत्पादक को तो लाभ होगा, तो उत्पादक क्या करेगा, पूर्ति ज्यादा करेगा। चलो यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, इसी के एग्जांपल थोड़ा और अच्छे से दे देते, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैं अन्य कारण को नहीं ले रहा हूं। ठीक है, अन्य कारण मान के चलो लागत। ठीक है,
ये जो 250 रुपए का शूज है वो पड़ कितने का रहा है, वो बेसिकली बेसिक पड़ रहा है आपका 150 रुपीज का, ठीक है। कितने का, ये अन्य कारणों को अगर मिला दिया जाए तो 150 रुपए की उसकी लागत आई जूते बनने की। बैग कितने का रहा है, वो 250 रुपए का। वस्तु की कीमत कितनी है, 250 रुपए, तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 100 रुपए का। पर अभी भी देखो अन्य कारण तो सामान है, ये तो सारा नहीं बदला है, ठीक है। बट क्या हो रहा है, कीमत वस्तु की बढ़ गई, 250 की जगह 300 रुपए का अब वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। पूर्ति कितने की कर रहा है, 250 की जगह 300 रुपए पे कर रहा है, तो अब फायदा उसे कितना हो रहा है, 150 रुपए। जब फायदा ज्यादा होगा तो उत्पादक लाभ ज्यादा होने पर उत्पादन अधिक करेगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसका लाभ अधिक हो जाता है। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, इसका कारण ये 150 रुपए का लागत आ रही थी बनने की, बैग कितने का रहा है, 250 रुपए का। अब 250 से उसकी कीमत 200 रुपए हो जाए, मान के चल लेते, तो क्या होगा, 50 रुपए उसे फायदा मिल रहा है। उत्पादक को जितना फायदा कम होगा वो उतना ही उत्पादन कम करेगा, क्लियर है, ठीक है। और कम होगा तो वो बिजनेस बंद कर देगा, देखा है ना, जब लॉस होता है तो बंदे बिजनेस बंद कर देते, फायदा होता है तो ज्यादा बिजनेस करते, क्लियर हो गया। तो इनके बीच में संबंध पता होना चाहिए कि पूर्ति और कीमत के बीच में कैसा संबंध होता है, तो प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, सीधा संबंध है, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट, उत्पादन की तकनीक। यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि इसको रफ कर लेते हैं, निश्चित समय निश्चित कीमत, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। आगे है उत्पादन की तकनीक कौन सी होगी। तो उत्पादन की जो तकनीक है वो बेसिकली है, कौन कौन सी उत्पादन की तकनीक होती है, दो तकनीकें होती है। कौन सी, पहली जो तकनीक होगी वो या तो पूंजी प्रदान तकनीक होगी, या हम उसको बोल सकते हैं आधुनिक तकनीक। क्या बोल सकते हैं, आधुनिक तकनीक। और दूसरी जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आउट टू डेट, यानी कि आउटडेटेड टेक्निक, टेक्नोलॉजी, यानी कि पुरानी तकनीक, पुरानी तकनीक। अब समझते हैं उत्पादन की तकनीक। यदि मान के चल लो एक उत्पादक है और जूते बना रहा है, ठीक है, यही एग्जांपल रखेंगे हम जिससे आपको और अच्छे से समझ में आता जाए पूरी। अरे जस्ट अ मिनट। नाउ एवरीथिंग इज ओके, क्लियर। यही एग्जांपल रखेंगे जिसकी वजह से आपको क्या हो, बेटर समझ में आ सके, ठीक है। तो यहां पर हम जूते का ही एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ओके। 500 जोड़ी जूते थे और 5000 उसका स्टॉक था। ये आपका क्या है, स्टॉक है। ये आपका क्या है, सप्लाई है, क्या है ये। और अब हम समझते हैं प्राइस कितना था, कीमत, प्राइस आपका था 250, ठीक है। हाँ, अब समझते हैं यदि उत्पादक के द्वारा, समझना, ये कीमत कितनी है, 250 रुपए में बेच रहा है, पर इसकी लागत कितनी आई थी बनने की, तो बनने की जो कॉस्ट आई थी, आपने चैप्टर कॉस्ट भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो कॉस्ट जो है वो कितनी है, कॉस्ट इसकी जो है वो कितनी आ रही है, 150 रुपीज। कितना आ रहा है, 150 रुपीज, यानी कि 150 रुपए इसकी लागत आ रही है, बनने की लागत 150 रुपए और कीमत कितनी है आपकी, 250 रुपए, ठीक है। ये लो हिंदी में लिख देते हैं, कीमत और कॉस्ट आपकी क्या है, लागत, कितना है, 250 रुपए। अब यहां पर सोचना आधुनिक तकनीक जब वो अपनाएगा, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, तो उस दौरान क्या होगा, लागत कम आएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अब खुद अंदाजा लगाना, ठीक है। एक जूता सिलता है मोची हाथ से, तो वो एक दिन के अंदर कितने जोड़ी जूते बना पाएगा, 2 या 3, मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, ठीक है, 2 मान के चल लेते हैं जोड़ी जूते बनाता है। कितने जोड़ी, 2 जोड़ी जूते बनाएगा तो वो अपनी लागत भी रखेगा, अरे समझ में नहीं आ रहा, 2 पेयर्स, तो बेसिकली वो अपनी भी लागत रखेगा, उसके अंदर पूरे दिन का भाई खाना उसे खर्चा वो भी निकालना है,
तो वो अपनी अगर लागत को जोड़ेगा, क्योंकि पूरे दिन में उसने 2 ही बनाए हैं, तो वो कितना बेसिकली ये एक जोड़ी जूते 500 रुपए के रखेगा। रखेगा या नहीं रखेगा? क्यों? क्योंकि 2 ही बना रहा है, 1000 रुपए, 500 रुपए खुद के लिए निकाल रहा है, 500 उसकी क्या है लागत हो गई, तो टोटल 1000 रुपए के वो बेचने को तैयार हो गया, एक जोड़ी जूता 500 का। अब यही मान के चलो कि मशीन आ गई और उस मशीन से जूता बन रहा है, तो वही मजदूर जो मोची था, अरे कॉबलर था, वो 2 जोड़ी जूते बना पा रहा था पूरे दिन में। अब मशीन से वो कितने बना ले रहा है? 10 जोड़ी जूते। अब टाइम वही है, मजदूर भी वही है, कॉबलर मोची भी वही है, अब मशीन से कितना बना रहा है? 10 जोड़ी। क्यों? क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी कैसी एक्वायर कर ली है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक। आ रहा समझ नहीं? ठीक है। अब सोचो, जो मशीन है और मशीन के बाद अब उसने क्या किया, उसके अंदर भी मोटर लगवा ली। मोटर वाली मशीन और फायदा दे रही है, 15 पेयर अब वो जूते बनाकर दे रही है। ठीक है। अब देखो टेक्नोलॉजी आने का कितना फायदा है। मजदूर था, 2 ही जोड़ी जूती बना पा रहा था मोची, जब उसने मशीन खरीद ली तो 10 जोड़ी जूते बनाने लगा, उसमें मोटर लगवा लिया, ठीक है, तो 15 जोड़ी जूते बनाने लगा। अब समझना, अब उसे तो अपनी लागत ही चाहिए, कितनी? 500 रुपए, जो उसको क्या है एक दिन के अंदर सैलरी मिलती है, जो उसकी डेली बेसिस है वो उसे मिल रहा है, तो अब वो क्या है 10 जोड़ी जूते पे वो लागत निकालेगा, ना कि 2 जोड़ी जूते पे। बात समझ में आ रही है? अब बेसिकली चीज है तो इसकी कीमतें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? मान के चल लेते हैं तो आपका 350 रुपीज, 15 जोड़ी बनने लगे तो 300। यही कारण है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में घुसती हैं तो वे एकदम से कीमतों को गिरा देती हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी क्या कर लेती है, बड़े पैमाने पर एक्वायर करती हैं और उसकी लागत बहुत इतना गिरा देती हैं। जैसे अंदाजा इस बात से लगा लो, जब इंडिया में फोन आया था तो 10 रुपए कॉल थी, फिर 2 रुपए कॉल हुई, फिर 1 रुपए कॉल हुई, ठीक है। अब देखो फ्री कॉल, अर्ज में नहीं आ रहा है, और पूरे 2-2 घंटे बात करो, ठीक है, कॉल कट जाएगी फिर दोबारा बात करो, बात ये है। ठीक है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि तकनीक अगर आती है तो उससे क्या होता है, लागत कम हो जाती है, और लागत कम होने पर उत्पादक का लाभ बढ़ जाता है, इसीलिए उत्पादक उत्पादन अधिक करता है। अब समझाते हैं, यहां पर एक एग्जांपल देंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो 500 रुपए से 350 हुआ, और यहां कितना हुआ? 300 रुपए लागत आई उसकी। ठीक है, यहां लागत कितनी आ रही थी? 500 रुपए, यहां कितनी आ रही थी? 350, यहां कितनी आ रही? 300। अब मार्केट में कितना बेचेगा? अगर 500 लागत आ रही है तो बेचेगा कितना? 700 रुपए। 350 लागत आ रही है तो 500 रुपए का जूता बेचेगा, और 300 आ रही है तो कितने का बेच पाएगा वो बेचारा? बेसिकली 400 रुपए या 450 मान के चल लेते। ठीक है, तो देखो कितना अंतर आ गया, 700 वाला जूता कितने का हो गया? 450 का हो गया। इससे क्या पता चलता है कि अगर फर्म के द्वारा आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो प्रति इकाई लागत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे उत्पादक का लाभ बढ़ जाएगा और उत्पादक उत्पादन अधिक करेगा। अब आ जाओ पुरानी तकनीक। पुरानी तकनीक से अभिप्राय यह है, जब उत्पादक के द्वारा पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जैसे मोची है, आप देखना अगर आपके घर के बाहर मोची वगैरह बैठते हैं तो वो भी जूते बनाते हैं, और उनसे जूता लेने जाओगे तो वो जूता देखना कितना महंगा होता है। ठीक है, कितना? 550, 500, 600 रुपए ऐसे का वो जूता देते हैं। मजबूत होता है वो अलग बात है, चलता अच्छा है, अरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बट क्या है, वो कितने दिनों में बना पाते हैं? बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो पुरानी तकनीक का यूज कर रहे हैं, जो करीबन करीबन मान के चल लो तो 1000 साल पहले यूज होती थी, वो आज भी उस तकनीक को लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा क्या नहीं कर पा रहे? सूज नहीं बना पा रहे। कितनी सूज बना पा रहे? 2 ही बना पा रहे। ठीक है, अब उसमें वो अपनी लागत भी निकालेंगे, क्योंकि भाई बंदा अगला काम कर रहा है तो रोजी रोटी तो अपनी देखेगा। ठीक है, तो वो कितने रुपए का महंगा सूज बेचेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अगर उत्पादक के द्वारा पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो लागत क्या हो जाती है? प्रति इकाई लागत वस्तु की बढ़ जाती है, जिससे उत्पादक का लाभ कम हो जाएगा और उत्पादक उत्पादन कम करेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक और समझने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग जो है आज भी पुरानी तकनीक से ही उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, आधुनिक तकनीक तो बहुत ही जो अमीर लोग हैं ना, बहुत कुछ परसेंट, जिसे कहते हैं ना 1 से 2% लोग वही टेक्नोलॉजी एक्वायर किए हुए हैं। बाकी इंडिया में छोटे बिजनेस जितने भी हैं वो देखो सारे पुरानी तकनीक से हाथ से काम करने में लगे हुए हैं, चाहे रंगाई का हो गया, चाहे आपका क्या बोलते हैं पेंटिंग का हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की बहुत जरूरत है। अब आ जाओ कच्चे माल की कीमत किसे कहते हैं।
ठीक है। अब कच्चे माल की कीमत समझते हैं, ये तकनीक हो गई आपकी दो, ठीक है। अब समझते हैं कच्चे माल की कीमत। कच्चे माल की कीमत किसे कहते हैं? किसी वस्तु के उत्पादन में, किसी वस्तु के उत्पादन के दौरान प्रयोग होने वाले साधन, क्या? किसी उत्पादन के दौरान किसी वस्तु के बनाने के लिए प्रयोग होने वाले साधन क्या कहलाते हैं? कच्चा माल कहलाते हैं। या क्या कहलाते हैं? आगत कहलाते हैं या साधन कहलाते हैं। उनके बदले में कुछ ना कुछ भुगतान जरूर करना पड़ता है, उसी को साधन की लागत कहते हैं या कच्चे माल की कीमत कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। अब समझते हैं लोकल लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज जो समझ में आ जाए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मोची था, बना रहा था, जो 2 जोड़ी जूते बना रहा था, तो जूते का बनाने के लिए भी क्या चाहिए? चमड़ा चाहिए, धागा चाहिए, अर्ज में नहीं, जो उसके पास सूजा जैसा होता है वो चाहिए, अर्ज में नहीं। तो ये जो इक्विपमेंट है ये भी तो खरीदने पड़ेंगे ना, क्योंकि एक जोड़ी जूते बनने में चमड़ा लगेगा, पायदान लगेगा उसके अंदर, ठीक है, धागा लगेगा, तो ये सारी तो हर शूज में लगेगा, तो ये कच्चा माल होता है। क्लियर हो गया? तो अब सोचो, इसकी लागत जितनी कम होगी उतना ही उत्पादक का लाभ अधिक होगा, क्योंकि प्रति इकाई वस्तु की उत्पादन कम आएगा। ठीक है, यदि कच्चे माल की कीमत कम होती है, समझना, यदि कच्चे माल की कीमत कम होती है तो प्रति इकाई लागत जो है वो कम आती है, जिससे उत्पादक का लाभ बढ़ जाता है और उत्पादक उत्पादन अधिक करता है। ठीक है, इसका मतलब ये कच्चे माल की कीमत कम होगी तो उत्पादन अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उत्पादक को लाभ अधिक होगा। एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर भी दूंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ये शर्ट ले लो, ठीक है। ये शर्ट बनाने में जो कपड़ा आया, टेलर मिला, और ये क्या नाम है, धागा था, ठीक है, ये जो चीजें हैं वो टोटल, ठीक है, 400 रुपए की लगी। कितने की? 400 रुपए की लगी, कपड़ा वगैरह, ठीक है। अब यही लागत 400 की जगह अगर 300 रुपए आए तो इस शर्ट की कीमत और कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 300 की जगह इस शर्ट का कच्चे माल जो है वो कितना हो? 250 हो, ठीक है, 200 हो, तो जितना कच्चे माल कम होगा कीमत बाजार में उतनी ही कम मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्पादक अपना लाभ जोड़ के कीमत कम से कम रखेगा, जिससे उसकी चीजें ज्यादा बिके। ठीक है, इसके विपरीत यदि कच्चे माल की कीमत क्या होगी? अधिक होगी। क्या होगी? कच्चे माल की कीमत अधिक होगी। अगर मान के चलो कपड़ा बहुत महंगा आ रहा है तो प्रति इकाई लागत भी क्या आएगी? अधिक आएगी, जिससे उत्पादक उत्पादन कम करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लाभ कम हो रहा है। अब आ जाओ भाई, कौन सा? सरकारी नीति। सरकार की 2 नीतियां होती हैं, ठीक है। या तो सरकार उद्योगों को आर्थिक सहायता देती है या सरकार उनके ऊपर भारी कर लगाती है। क्लियर है? अब समझते हैं सबसे पहले आर्थिक सहायता देना। ठीक है, लिखेंगे सरकारी नीति। सरकारी नीति उद्योगों को, ठीक है, उत्पादन को बहुत अधिक प्रभावित करती है यदि सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है। यानी कि आर्थिक सहायता गवर्नमेंट किस चीज को देगी? जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हो, ठीक है, ऐसी वस्तुएं का उत्पादन जो बहुत जरूरी हो लोगों तक पहुंचना, ठीक है, तो सरकार उस स्थिति के अंदर उन वस्तुओं पर आर्थिक सहायता देती है। जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गया, ठीक है, इसे भारत गैस हो गया या इंडियन क्या कर रहे हैं, इनका उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, बट ये हर किसी के लिए जरूरी है। एलपीजी सिलेंडर से लोग क्या नाम है, एलपीजी सिलेंडर अपने घर में यूज करें, उसका फायदा ये होगा कि वो लकड़ी यूज नहीं करेंगे, लकड़ी यूज नहीं करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लोग भी बीमार नहीं पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी अक्सर क्या है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इस बात को कह चुके हैं कि मेरी माँ जो कि चूल्हों पे रोटी बनाया करती थी, बेचारी आंखें, मतलब समझ रहे हो ना, जलन होना, ठीक है, ऐसी कितनी माएँ हैं जो बीमार हो जाती थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा सिलेंडर भी पहुंचना लोगों के लिए जरूरी है, और इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। ये सब कारणों को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने देखा कि इन पे आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जिससे इनकी कीमत कम की जा सके। आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य क्या होता है सरकार का? कि किसी वस्तु की कीमत को कम किया जाए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सिलेंडर जो बन रहे हैं, ठीक है, वो मान के चल लेते हैं टोटल सिलेंडर 1100 रुपए का बन रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने देखा कि यार 1100 रुपए पब्लिक तो दे नहीं पाएगी। अब देखो, गवर्नमेंट इसमें टैक्स नहीं लगा रही है, टैक्स लगाती तो इसकी कीमत और बढ़ जाती। गवर्नमेंट ने कहा 11 तो पब्लिक नहीं दे पाएगी, तो उन्होंने कहा 200 रुपए हम क्या कर देते, सब्सिडी दे देते। अब सिलेंडर 900 रुपए का हो गया। तो देखो 200 रुपए गवर्नमेंट कम कर रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको अफोर्ड कर सकेंगे, तो वो सिलेंडर यूज करेंगे। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? इसलिए सरकार क्या, आज जो चीजें जरूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं, उनको आर्थिक सहायता देती है,
जिससे उनकी कीमतों को कम किया जा सके और सभी लोगों तक पहुंचाई जा सके। दूसरा एग्जाम्पल और बढ़िया है मेरे पास। अब एग्जाम्पल ले लो वैक्सीन का। कौन सा? तो कोवैक्सीन ले लो, ठीक है, या किसको ले लो है, क्या एक क्या नाम है, कौन सी थी, स्पुतनिक हो गई, कोवैक्सीन हो गया, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जब कोविड आया तो गवर्नमेंट ये जान चुकी थी भाई कि कोविड 19 से क्या है, मोस्ट ऑफ लोग इन्फेक्टेड होंगे, उनकी डेथ होगी, ठीक है। इसीलिए सभी को क्या है, वैक्सीनेटेड करना बहुत जरूरी है। अब वैक्सीनेटेड करने का फायदा क्या होगा? तो 3 फायदे गवर्नमेंट ने देखे कि अगर मान के चलो हम लोगों पर छोड़ देते हैं कि भाई तुम लोग वैक्सीन लगवाओ, खुद पैसे दो इसके, तो बहुत सारे गरीब लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे, वो इन्फेक्टेड होंगे, बीमार पड़ेंगे और उनकी डेथ भी हो सकती है मे बी। तो उस दौरान किसका नुकसान होगा? हमारा होगा। हमारा मतलब इसमें सरकार का, देश का नुकसान होगा। क्यों देश का नुकसान होगा? क्योंकि हम लोग सरकार के लिए यानी देश के लिए ह्यूमन रिसोर्सेस है जो कमाकर गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। ऐसे में हम बीमार पड़ के अगर हमारी डेथ हो जाती है, मान के चल रहे थे, तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे देश का खत्म होगा। यही रिसोर्सेज देश को ऊपर ले गए। सरकार ने सोचा कि अभी क्या कर रहे, हर व्यक्ति को देखो, पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, 500 रुपए वाली जो कोवैक्सीन होगी, मान के चल लो 500 रुपए की थी, प्राइवेट में देखना 500 रुपए की थी, गवर्नमेंट ने 200 रुपए उस पर क्या किया, सबसे पहले बता रहा हूँ, 200 रुपए उसके ऊपर क्या कर दिया, सब्सिडी दे दी, ठीक है। 250 रुपए उसकी कीमत कर दी कि बाजार में 250 रुपए की हम वैक्सीन लगवाओ, ठीक है, ऐसी थी, ठीक है, 450 रही होगी या 300 सब्सिडी दे दी, हाँ 250 रही, 250 सब्सिडी दे दी, 250 हो गई, ठीक है। अब उसी दौरान क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा कि यार अभी भी लोग बहुत कम लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन तो बहुत तेज चलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहा पूरी तरीके से इसको फ्री कर दो, और जस्ट उसके बाद देखना पूरी वैक्सीन को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, ठीक है, कि हर किसी को फ्री वैक्सीन लगेगी जो भी गवर्नमेंट सेंटर से लगवा रहा है। प्राइवेट की देखना अलग से चार्ज थे, 700 रुपए कहीं थे, कहीं 500 रुपए चार्ज थे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इससे क्या पता चलता है, जब गवर्नमेंट को लगता है जो चीज बहुत जरूरी है और हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, वहां सरकार आर्थिक सहायता दे देती है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, भारी कर लगाना। सरकार उन उद्योगों के ऊपर भारी कर लगाती है वस्तुओं के उत्पादन पर जो जरूरी नहीं होती, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अंदाजा इस बात से लगा लो कि एसी हो गया, पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, इसलिए इनके ऊपर गवर्नमेंट भारी टैक्स लगाती है। आईफोन हो गया, आप इतना बड़े पैमाने पर इतना महंगा फोन यूज कर रहे हो तो टैक्स तो दे ही सकते हो। समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे एक एग्जांपल आप किसका ले लो, टेस्ला गाड़ी आई थी, समझ में नहीं, टेस्ला गाड़ी बेसिकली है तो 35 लाख की कुछ अप्रोक्स थी, ठीक है। गवर्नमेंट ने 35 लाख ही उस पर टैक्स लगाया और उसे 70 लाख का पहुंचा दिया। उसका कारण ये था कि इंडिया के अंदर वो क्या है, अपना प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। भारत सरकार का मानना था मेड इन इंडिया बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इंडिया में प्रोडक्शन करो ना, हम पीएलए के थ्रू क्या देंगे, आपको सपोर्ट भी देंगे। समझ में नहीं आया, प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव, एक क्या बोलते हैं स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये जो इम्पैक्ट पड़े भारी कर लगाना, ठीक है। जैसे कि मान के चल लो पेप्सी हो गई, इनके ऊपर गवर्नमेंट भारी कर लगाती है। पेट्रोल हो गई, पेट्रोल पे तो अंदाजा ही लगा लो 25 रुपए गवर्नमेंट को पड़ती है, 100 बेचती है, 75 रुपए टैक्स। क्यों? गवर्नमेंट नहीं कहती कि आप क्या करो, पेट्रोल को मतलब ईंधन से गाड़ियां वगैरह चलाओ, आ रहा समझ नहीं आ रहा, आप क्या करो, गवर्नमेंट यानी पब्लिक व्हीकल यूज करो। अगर फिर भी आप क्या है अपना पर्सनल व्हीकल यूज कर रहे हो तो फिर आप आराम से क्या कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, दो 75 रुपए टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे जिसको ये लग रहा हो नहीं क्या बोलते हैं वाहन पे घूमना तो जरूरी है वगैरह वगैरह, अर्ज में नहीं, तो फ्री में कोई क्यों घूमेगा, और जो अगर घूम रहा है तो बेसिकली है इसलिए ही गाड़ी लेकर निकला है कि उससे ज्यादा वो कमा रहा है। मतलब इसमें 1 लीटर अगर 100 रुपए का पेट्रोल आ रहा है तो बेसिकली वो उससे लीटर के पेट्रोल से 200 250 300 रुपए कमा रहा है, तो 75 रुपए आराम से टैक्स दे सकता है। और अगर फिर नहीं कमा रहा है तो लेके क्यों निकल रहा है बाहर, तो पब्लिक व्हीकल यूज कर लो, क्लियर है। यानी कि जो गवर्नमेंट वाहन है तो गवर्नमेंट भारी कर लगाती है, क्लियर हो गया। आर्थिक सहायता दी। अब उत्पादन के उद्देश्य, जब एक उत्पादक उत्पादन करता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या कुछ हमने ये नहीं बताया ना, पूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही गवर्नमेंट जब आर्थिक सहायता देती है तो वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कि उत्पादक का लाभ बढ़ जाता है और उत्पादक उत्पादन अधिक करता है। नेक्स्ट नंबर इधर आ जाओ, भारी कर। इसका मतलब ये कि जब भारी कर लगाए जाते हैं तो उस वस्तु की लागत बढ़ जाती है। जैसे मान के चल लो कि 1 लाख की चीज है और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 20,000 टैक्स लगा दिया, तो कितना हो गया, 1,20,000
जिसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, 20,000 रुपये टैक्स लगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जो कम खरीदेंगे, ठीक है। तब जब क्या है, जो चीजें जरूरी नहीं होती गवर्नमेंट उन पर भारी कर लगाती है, जिसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उनकी लागत बढ़ जाती है। और जब लागत बढ़ जाती है तो उनकी पूर्ति कम होती है, क्योंकि उत्पादक को लाभ कम होता है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका जो है वो है फर्म उत्पादन का उद्देश्य। अब देखना, पूर्ति को प्रभावित करने वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उत्पादन का उद्देश्य। उत्पादक जो उत्पादन कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है? तो एक तो या तो प्रसिद्धि करने कमाने के लिए कर सकता है या लाभ कमाने के लिए। जैसे मतलब पॉपुलैरिटी, अगर कोई नई नई मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो वो ये नहीं देखता कि मुझे बेनिफिट कितना हो, वो क्या करता है, कम कीमत पे ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, सप्लाई करता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल जियो ले लो आप, जियो सबसे बेस्ट है आपके लिए, ठीक है, क्लियर है, जियो सबसे बेस्ट है आपके लिए। जियो में जब आया तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं था, उसका उद्देश्य क्या था, अपनी पॉपुलैरिटी को क्या करना, गेन करना। अब वो कैसे करेगा, उसने आते ही क्या किया, फ्री कर दिया। अब सोचो, जिस नेट की कॉस्ट हम 30 रुपए 300 MB के लिए दे रहे थे, उसने कहा जीबीओ तुम लोग फ्री यूज करो यार, यूट्यूब पे वीडियो देखो, उसने कॉल करो। जिस एक कॉल के लिए बंदे घंटे बात करने के लिए 100 रुपए खत्म करना पड़ रहे थे उनको, और उसमें अब वो क्या है, फ्री आराम से कॉल मिल रही थी। सोचो, लोगों ने फटाफट किधर शिफ्ट हुए, जियो की तरफ, जिसकी वजह से सोचो पूरी इंडस्ट्री को ही, अब हर मतलब जो कंपनी थी हर में उसको अपने प्लान चेंज करने पड़े। अब देखो, अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है, इसे कहते हैं पॉपुलैरिटी, यानी कि प्रसिद्धि कमाना। अब जब कोई भी नई बाजार के अंदर चीजें आती हैं तो वो क्या करती है, लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करती हैं, वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए काम करती हैं। जिससे क्या होता है, उस वस्तु की कीमत कम होती है, जिससे उत्पादक उत्पादन अधिक करता है और पूर्ति भी क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि कीमत क्या रहेगी, कम रहेगी, कीमत कम रहेगी, उत्पादक को लाभ हो या ना हो, उस स्थिति में वो उत्पादन अधिक करेगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, प्रसिद्धि कमाना या पॉपुलर होना, ठीक है, जिसकी वजह से उत्पादन अधिक होगा, पूर्ति अधिक की जाएगी, लाभ कमाना ले लेते हैं, ठीक है। यदि मान के चल लो कोई फर्म है और वो पूरी तरीके से क्या है, मतलब अपना नाम फेमस कर चुकी है, ठीक है, अब उसका नाम क्या है, प्रसिद्ध हो गया है। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि जब नाम पॉपुलर हो जाता है तो बंदा कमाने की सोचता है, ठीक है। जैसे एप्पल है, एप्पल क्या है, पॉपुलर है, उसको क्या है, ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, बस ये अपना लोगो चिपका देगा उस चीज पे, वो बिकना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में देखो कितनी कीमतें हाई रखता है, 1,70,000 रुपए का फोन, ठीक है। बेसिकली आदमी तो 10,000 के फोन से भी आराम से काम कर सकता है, फिर भी जो ब्रांड उसने कम बनाया है उसके लिए लोग क्या करते हैं, 1,20,000, 1,00,000, 1,50,000, 1,70,000 रुपए सोचो फोनों के लिए क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि वो लाभ कमा रही है, ठीक है। आगे समझ में नहीं आ गया? इसलिए क्या होगा, पूर्ति कम होगी, ठीक है। अगर हर व्यक्ति एप्पल का फोन खरीदना चाहे, मान के चलो सबके पास पैसा आ जाए, मैं सडनली की बात कर रहा हूँ, सडनली हर किसी के पास इतना पैसा हो कि पूरी इंडिया में हर किसी ने एक एक एप्पल का फोन खरीदना हो, तो एप्पल इतना फोन बना ही नहीं रही है, क्योंकि इससे पता है मेरे इतने फोन बिकेंगे ही नहीं, अरे मेरी कीमत बहुत हाई है। अरे समझ में नहीं आ रहा? यही आप वीवो ले लो, वीवो की कीमत इतनी कम है, ठीक है, वो इतना प्रोडक्शन कर रहा है, पता है मेरे इतने बिकेंगे, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति भी मेरे फोन खरीद सकता है। आगे समझ में नहीं आ गया? तो लाभ कमाना, जब किसी फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना होता है तो उस वस्तु की कीमत अधिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी पूर्ति कम होती है। संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु मान के चल लेते हैं, एक ले लेते हैं यहां पर, एक तो गेहूं हो गया और दूसरा ले लेते हैं चावल, क्लियर हो गया? संबंधित वस्तु किसे कहते हैं? संबंधित वस्तु वह वस्तु होती है जो एक वस्तु का कीमत में परिवर्तन होने का दूसरी वस्तु पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे मान के चलो मार्केट के अंदर चावल की कीमत 30 रुपए से 80 रुपए, ज्यादा कर दिया क्या, चलो ठीक है 50 रुपए हो गई, ठीक है। पहले कितनी थी, 30 रुपए, अब कितनी हो गई, 50 रुपए हो गई। किसानों को पता चल गया गेहूं चावल जो है वो 30 से कितना हो गया, 50 हो गया। तो सोचो, जो गेहूं उत्पादन कर रहे थे वो भी क्या करेंगे, चावल उत्पादन करेंगे। अरे समझ में नहीं आ रहा? तो ये पूर्ति को प्रभावित कर रहा है। कहा पहले दोनों आधे आधे उत्पादन हो रहे थे, अब पता चला कि 30 से चावल 50 हो गया है, तो किसान ज्यादा किसको उत्पादन करेंगे, चावल को करेंगे, क्लियर है?
तो क्या लिखेंगे, संबंधित वस्तु की कीमत। यदि संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, अर्ज में नहीं आता, तो दूसरी वस्तु के उत्पादन यानी पूर्ति कम हो जाती है और जिस वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी पूर्ति अधिक हो जाएगी। ये इसकी कीमत कम हो जाती है, 20 रुपए से मान के 30 रुपए से 20 रुपए किलो हो जाती है, तो गेहूं का लोग उत्पादन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कीमत कम होने पर बेसिकली उन्हें लाभ कम होगा, इसलिए वो उसका उत्पादन कम करेंगे। तो ये आपके क्या हो गए, रीजन हो गए। ठीक है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारण। आप यहां पर समझते हैं पूर्ति का नियम किसे कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हम इंपॉर्टेंट में लेके चलेंगे। क्या पूर्ति का नियम किसे कहते हैं? बस रफ हो गया है। हो गया, क्या बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पूर्ति का नियम किसे कहते हैं। पूर्ति का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूर्ति का नियम किसे कहते हैं, लिखेंगे पूर्ति के नियम से अभिप्राय यह है कि अन्य बातें समान रहने पर, अब देखो वस्तु की कीमत को छोड़कर बाकी जितने कारण बताए थे वो सारे अन्य कारण थे। देखा था, वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर रहे थे, उसके लागत को प्रभावित कर रहे थे। तो जो वस्तु की लागत को प्रभावित करते हैं वो अन्य कारण होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, ये जरूर लिखना। अगर ये नहीं लिखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी अधिक होती है, क्योंकि उत्पादक को लाभ अधिक होता है। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उत्पादन, जो वस्तु की पूर्ति है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्पादक का लाभ घट जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक 300 रुपए की शर्ट है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तीनों चीजें समझना। ठीक है, ये शर्ट जो है वो लागत है 300 रुपए। ठीक है, और इसकी कीमत मार्केट में, लागत का मतलब होता है बनाने की जो कॉस्ट आई है उसको बोलते हैं लागत। कीमत बाजार में कितना बिक रहा है, बाजार में बिक रही है ये 600 रुपए की। तो लाभ कितना है इसमें, लाभ 300 रुपए, कीमत से लागत घटा देंगे, पढ़ा भी होगा मैथ में आप लोगों ने। ये आपका लाभ आ गया कितना, 300 रुपए। अब समझना, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, अब 600 वाली की वस्तु की कीमत कितनी हो गई, हम ऊपर लिख चुके हैं अन्य बातें समान रहने पर, यानी बाकी के कारण, जैसे लागत तो वही रहेगी 300 रुपए, तो अब उसका बेनिफिट कितना हो गया, 400 रुपए हो गया। सोचो, जब कीमत, ध्यान देना, जब वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसका लाभ क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, और जब उत्पादक का लाभ अधिक होगा उत्पादन अधिक करेगा। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, सोचो यहां कितनी, 400 रुपए हो जाए, लागत कितनी है 300 रुपए, उसे लाभ कितना मिल रहा है अब, मात्र 100 रुपए, तो वो क्या करेगा, पूर्ति कम कर देगा। क्लियर है, यही आपका क्या है, पूर्ति का नियम है। अब यहां पर आपको क्या है, एक टेबल और डायग्राम जरूर पता होना चाहिए। ये प्राइस हो गया, ये आपकी सप्लाई हो गई। क्लियर हो गया, प्राइस यहां पर मान के चल लेते हैं आए 10 रुपए था, और सप्लाई जो कर रहा था वो 100 कर रहा था। ठीक है, अब यहां पर कीमत कितनी हो गई, 20 हो गई, तो सप्लाई भी 200 हो गई। पूर्ति देखो, कीमत और बढ़ी तो यहां पर क्या है, सप्लाई भी और बढ़ गई। कीमत घट गई, 30 रुपए से 20 हो गया, तो उसका लाभ कम हो जाएगा, इसलिए वो क्या करेगा, पूर्ति भी कम कर देगा। 10 रुपए हो गई तो पूर्ति और कम कर देगा। क्लियर हो गया, ये आपका क्या है, एक आपको पता होना चाहिए ग्राफ। प्राइस ये रहा, क्वांटिटी ये रही। ठीक है, अब देखो प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया, 10 से कितना हो गया, 20 हो गया, तो सप्लाई क्या बढ़ रही है, तो ये हैंड फ्री होते हैं इसीलिए। ठीक है, इसे ऐसा नहीं है कि 10 20 ऐसे करना, लिखो यहाँ 0 लिख देना, कीमत P1 ऊपर, और ये क्या हो जाएगा आपका Q1, यही मान के चल लो। अब देखना, ये वाली स्टेज हमने ली है 3 वाली। ठीक है, ये 20 रुपए वाली स्टेज है, ये आपकी 10 वाली है, सॉरी ये बढ़ रहा है तो 30 वाली है, और ये वाली आपकी कितनी है, 10 रुपए वाली है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं, बीच वाला ये रहा,
ठीक है। कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है तो नीचे की तरफ, बढ़ रही है तो ऊपर की तरफ, ठीक है। क्वांटिटी भी ऐसे ही है, ये क्वांटिटी आपका कितना है 200 वाला, और इधर वाला जो आपका कितना है वो 100 है, और नीचे वाला आपका कितना है, ऐसे एक बना देना, ये ई है, ये E1 है, और ये E1 है, ये E2 है। क्लियर हो गया, ये सप्लाई होगी आपकी। बस नीचे क्या लिख देना, ये आपकी मात्रा है, क्वांटिटी, और यहां पर आपकी कीमत। ये लो भाई, आ गया समझ में। ये आपका क्या हो गया, पूर्ति का नियम हो गया, ठीक है। पूरे इसके अंदर अगर आता है तो 3 नंबर मिल जाएंगे, पर पूर्ति का नियम जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं कि पूर्ति अनुसूची किसे कहते हैं। क्या पूर्ति अनुसूची किसे कहते हैं, और पूर्ति अनुसूची कितने प्रकार की होती है। तो पूर्ति अनुसूची किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसे ही रखेंगे, ठीक है। पूर्ति अनुसूची लिखेंगे। पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय, देखो शब्द में डेफिनेशन होती है, अनुसूची का मतलब पता है टेबल होता है, तालिका होती है, और पूर्ति, ठीक है। तो पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय यह है कि विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं का, समझना, विभिन्न कीमतों पर जब वस्तुओं की पूर्ति की जाती है या वस्तुएं बेची जाती है, समझ नहीं है, और उसको एक तालिका में दर्शाया जाए, किसमें रख दिया जाए, एक तालिका में रखा जाए, टेबल के अंदर, ये प्राइस है और ये आपकी सप्लाई हुई है, समझ में नहीं है, ठीक है, ये आपकी पूर्ति हुई है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ति अनुसूची कहते हैं। पूर्ति अनुसूची कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की है। एक तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, और दूसरी जो है वो बाजार पूर्ति अनुसूची। आप समझते हैं, ये टेबल इसलिए बनाइए, भरूंगा अब इन दोनों को बताकर। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वह अनुसूची होती है जिसमें एक फर्म के द्वारा किसी वस्तु को जिस कीमत पर बेचा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहते हैं। अर्थात एक फर्म के द्वारा, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ एक फर्म के द्वारा वस्तु को जिस कीमत पर बेचा जाए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहेंगे। जैसे प्राइस यहाँ 10 रुपए था, ठीक है, कितना 10 रुपए था। सप्लाई जो हुई वो एक फर्म के द्वारा, वो कितनी हुई, यहां ले लेते, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा ले लेते हैं। ये रहा प्राइस 10 रुपए, सप्लाई कितनी की उसने, कोई भी एक ले लेते हैं, 20 हुई, यहां पर कितनी हुई, 20 हुई, ठीक है, और 10 ही रुपए पे 20 हुई, और यहाँ पर S1 जो है वो आपका कितना हो गया, 30 हुई, और S2 जो हुआ वो आपका 40 हुआ, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो S सम है, ठीक है, यानी 1 + 2 + 3, ठीक है, तीनों को जोड़ दिया है, ये कितना हो गया, 70 और 2 90। क्लियर हो गया। तो देखना, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची ये है, ये देख रहे हो, ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है, ठीक है। एक फर्म के द्वारा जितना बेचा गया, 10 रुपए पे 20 क्या है, सप्लाई हुई, ठीक है, ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है, ठीक है। बाजार पूर्ति अनुसूची किसे कहते हैं, बाजार पूर्ति अनुसूची वह अनुसूची होती है जिसमें व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का जोड़ होता है। यानी कि देखो 1 2 3 3 फर्मों ने बेचा है, इन तीनों को जोड़ दिया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची किसे कहते हैं, पता चल गया। एक क्या, विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न कीमतों पर, यहां मैंने एक ही वस्तु दी है, और भी वस्तुएं ले सकते हैं, ठीक है ना, विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न कीमतों पर जब बाजार में बेचा जाता है, उनकी कुल मात्रा को क्या कहते हैं, बाजार पूर्ति अनुसूची कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूर्ति वक्र किसे कहते हैं, क्या पूर्ति वक्र किसे कहते हैं। पूर्ति वक्र वह वक्र होता है जिसमें पूर्ति अनुसूची को जब ग्राफ पर दर्शाया जाता है, किस पर, ग्राफ पर, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ति वक्र कहते हैं। अब समझना कैसे,
ध्यान रखना, मांग का कर्व कैसा होता है और पूर्ति का कर्व कैसा होता है, हमेशा ध्यान रखना। ये देखो, ये पूर्ति का कर्व होता है और ये मांग का कर्व होता है ऐसा। हर समय नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर्व बना देते हैं, ये लो, ठीक है। हर समय में नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे, पूर्ति वक्र किसे कहते हैं? पूर्ति वक्र वह वक्र होता है जिसमें क्या, पूर्ति वक्र वह वक्र होता है जो पूर्ति अनुसूची, यानी कि थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वरना तुम्हें लगेगा कि यार कैसे समझे, ठीक है। तो पूर्ति वक्र किसे कहते हैं? पूर्ति वक्र से अभिप्राय यह है कि विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न कीमतों, ध्यान देना, विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न कीमतों पर जब बेचा जाता है, कीमतें अलग अलग होती हैं हर वस्तु की, हर में नहीं आता, कीमतें अलग अलग है, वस्तुएं भी अलग अलग है, उनको बेचा जा रहा है और उनको पहले तो हम किसमें, एक तालिका में लिखेंगे और उसके बाद हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, पूर्ति वक्र हो गया, ठीक। पूर्ति वक्र भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, क्या, पूर्ति अनुसूची को जब ग्राफ पर दर्शाया जाता है तो उसे पूर्ति वक्र कहते हैं। पूर्ति वक्र कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के। जैसे ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची होती है, वैसे ही इसके अंदर क्या है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, और दूसरा जो है आपका वो क्या है, बाजार पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र किसे कहते हैं? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र वह वक्र होता है जो एक फर्म के द्वारा वस्तु को जिस कीमत पर बेचा जाता है उसको जब ग्राफ पर दर्शाया जाए तो उसे व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहते हैं। बाजार पूर्ति वक्र किसे कहते हैं? बाजार पूर्ति वक्र वह वक्र होता है जिसमें पूरे बाजार में विभिन्न वस्तुओं को जो बेचा गया है उसकी मात्रा को क्या है, दर्शाया जाए। जैसे इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो 90 आ रहा है, कितना, 90, जितना दूर बने जाके ये हो गया, ठीक है। यहाँ लिख दो 1 2 3 ऐसा, 1 + 2 + 3, ठीक है। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? पूर्ति पर प्रभाव, ये एक 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, कोई से पेपर उठा के देख लेना, आपको क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ। पूर्ति की मात्रा में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि में अंतर बताइए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। या क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है, जस्ट अ मिनट, हाँ, या और क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ सकता है, तो और क्वेश्चन आ सकता है, पूर्ति की मात्रा में कमी और पूर्ति में कमी में अंतर बताइए। पेपर उठा के देखना, कोई सा पेपर देखो, एक क्वेश्चन पक्का होगा। नेक्स्ट में पूर्ति में विस्तार में पूर्ति में वृद्धि में अंतर बताइए। नेक्स्ट पूर्ति में कमी, पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी में अंतर बताइए। आप देखोगे तो बिल्कुल सही में, पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में कमी, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि। कहोगे अरे ये तो लगता है क्वेश्चन वाले ने गलत कर दिया है, हालत में नहीं आ रहा है, हो सकता है उसी ने मिस्टेक कर दियो, मुझे जो आंसर पता है मैं तो वही लिखूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट करके आते हैं एग्जाम के अंदर, जो उन्हें पता है वो लिख के आते हैं, उन्हें क्या लगता है कि अरे ये तो पेपर वाले ने गलती कर दी है, हमने देखो गलती पकड़ ली, ठीक है। सच ये है कि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो समझते हैं पूर्ति पर प्रभाव। पूर्ति पर प्रभाव 2 चीजों का पड़ता है। पहले ही जब हमने पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे तो हमने देखा था वस्तु की कीमत अलग प्रभावित कर रही थी और अन्य कारण बाकी जितने भी थे। क्लियर हो गया? तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कीमत तो पता ही है, किसी वस्तु की कीमत, कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो तो उसकी अपनी एक कीमत होती है, बिना कीमत के आपको कोई चीज मिलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर तो वो या तो भिक्षा होगी या क्या होगा, दान होगा, गिफ्ट होगा, वही चीजें हो सकती हैं जिनकी कीमत नहीं होती, ठीक है। अब आ जाओ भाई, अन्य कारण क्या है? अन्य कारण के अंदर समझना, मैं 5 कारण गिनवा दे रहा हूं। एक तो उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब मैं बोलता हूं कि अन्य कारण समान रहते हैं तो इसका मतलब ये उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं है, कच्चे माल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब ये सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं है, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, फर्मों के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब 5 कारण गिनवाए, 5 में कोई परिवर्तन नहीं मानेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कीमत। जब पहला क्या है, वस्तु की यानी कि पूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे कहते हैं, पहले डिफाइन करेंगे और फिर अंतर बताएंगे, ठीक है। पूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे कहते हैं? पूर्ति, सॉरी मैं डिफरेंस पे आ गया, ठीक है। हाँ, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे, अन्य कारण समान रहने पर। समझने वाली बात है क्या, अन्य कारण समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी अधिक हो जाती है।
कैसे लिखेंगे, ठीक है। अन्य कारण समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया, क्यों? क्योंकि उत्पादक का लाभ अधिक हो जाता है। पहला हो गया, ठीक है, डेफिनेशन। सेकंड नंबर पे जिससे समझना, सेकंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, एक टेबल, ध्यान देना क्या, एक टेबल बनाएंगे 10, 20, 30 और सप्लाई क्या हो जाएगी 100, 200, 300। और नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या है, ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो मैं यहां पर एक एग्जांपल और दे देता हूं। ऐसे ये रहा x, y, 0, ये एक नॉर्मल कंडीशन रखेंगे, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा जो भी है, ठीक है। इसको प्राइस ले लेंगे और इसको क्वांटिटी ले लेंगे। नेक्स्ट में प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ता हुआ एक ही दिखाएंगे, ठीक है। ये रहा P1 और ये रहा आपका Q1। क्लियर हो गया, ये आपकी सप्लाई होगी, बस बन गया। किधर की तरफ जा रहा है, तो मांग वक्र का जो चलन, सॉरी पूर्ति वक्र का चलन जो हो रहा है वो किधर की तरफ हो रहा है, ऊपर की ओर। किधर की तरफ, ऊपर की तरफ चल रहा है। ये देखो यहाँ ग्राफ था, ये देखो यहाँ ग्राफ था और यहां से उठ के सीधा कहां आ गया, यहां आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या था, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि थी। अब आ जाओ भाई क्या, पूर्ति की मात्रा में कमी में, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब पूर्ति की मात्रा में वृद्धि पढ़ेंगे तो उसको कई बार पूर्ति में विस्तार भी बोल देते हैं, तो बात बराबर है, ठीक है। ऐसी पूर्ति की मात्रा में कमी किसे कहते हैं, या पूर्ति में संकुचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में वही डेफिनेशन, ये जरूर लिखना, अन्य बातें समान रहने पर। ये नहीं लिखा तो काट देंगे ऐसे, अरे समझ में नहीं आ रहा क्या, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे ये रहा टेबल, एक तालिका बना देना, जैसे 30 पर 300 पूर्ति हो रही थी, कीमत 20 हो गई, तो बेसिकली उत्पादक को लाभ कम होगा, इसलिए वो पूर्ति कम कर देगा। फिर कितना 10 हो गई तो वो पूर्ति और कर देगा। ये रहा आपका क्या, टेबल। जैसे यहां बनाया था, कमी वाला दिखाना है तो नीचे की तरफ ले लो P2 और ये Q1 ये था तो Q2 ये, ठीक है। यहाँ ग्राफ बनाया, ये देखो प्राइस क्वांटिटी, प्राइस देखो कम हुआ है तो क्वांटिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। वक्र किधर की तरफ चल रहा है, किधर की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ। ये देखो एरो का निशान है, नीचे की तरफ चलन होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन किसे कहते हैं, या पूर्ति में संचलन। क्लियर है क्या, अन्य बातें समान रहने पर यदि, क्या, अन्य बातें समान रहने पर जब पूर्ति की मात्रा में वृद्धि और पूर्ति की मात्रा में कमी का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं, या पूर्ति में संचलन कहते हैं। तो दोनों एक साथ आ जाएंगे इसके अंदर। तो देखो पहले बढ़ता हुआ दिखाया है, फिर घटता हुआ दिखाया है, 100, 200, 300, 300, 200, 100। क्लियर है, यहां पर देखो दोनों दिखाए हैं, ये रहा ऊपर, ये रहा नीचे, ठीक है। बीच वाला एक कंडीशन ले लेना, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये देखो P क्वांटिटी, P1 नीचे की तरफ आया तो Q1 अरस में नहीं आ रहा, और इधर P2 ऊपर की तरफ गया तो Q2 बड़ा है, ठीक है। जिससे देखो चलन कहां, ऊपर और नीचे की ओर हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ अन्य कारण। जब अन्य कारण की बात कर रहे होंगे तब हम क्या लिखेंगे, कीमत समान रहने पर, ठीक है। तो क्या है, तो है पूर्ति में वृद्धि। क्या, पूर्ति में वृद्धि की बात कर रहे हैं हम लोग, समझते हैं, ठीक है। पूर्ति में वृद्धि क्या लिखेंगे, कीमत समान रहने पर यदि अन्य कारणों से पूर्ति बढ़ जाती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। वो कौन से अन्य कारण होंगे, तो समझना, हो सकता है उत्पादक के द्वारा आधुनिक तकनीक क्या की जा रही हो, प्रयोग की जा रही हो, जिससे लागत कम आई और उत्पादक उत्पादन बढ़ा दे। तो पहला कारण तो ये हो गया पूर्ति में वृद्धि का। तुम्हें कारण पांचों पता होने चाहिए, अर्ज में नहीं। दूसरा कारण क्या है, हो सकता है सरकार ने आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई हो, जरूरी वस्तु हो जिसकी वजह से उत्पादक को लाभ अधिक हो रहा हो, उत्पादक उत्पादन अधिक कर रहा हो सकता है कच्चे माल की कीमत गिर गई हो, कच्चे माल की कीमत कम होने पर भी पूर्ति क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। हो सकता है फर्मों का उद्देश्य क्या हो, प्रसिद्ध होना हो, पॉपुलैरिटी कमाना हो, जिसकी वजह से वो अधिक पूर्ति कर रहा हो, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूर्ति में वृद्धि का बताओ इनमें से कौन सा कारण है। समझ में नहीं आ रहा, चार उल्टे सीधे घुमा के दे दे तो ये मैच कर लेना कैसे पहुंच रहा है। मैंने पांचों एग्जांपल दे दिए, ठीक है। ये देखो प्राइस यहाँ सेम है, मैंने बताया था कीमत समान रहने पर, देखो कीमत समान है, सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में नहीं आ रहा, इसे क्या बोलेंगे, पूर्ति में वृद्धि बोलेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये रहा इसका ग्राफ,
इसमें देखो कीमत समान है इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि ये प्राइस क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। अब इसके अंदर ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, तो ये क्वांटिटी होगी। यहाँ पर देखो वृद्धि की बात कर रहा है तो यहाँ पर 200 हो रहा है, तो 200 किधर की तरफ आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर कर्व पे विशेष ध्यान रखना कैसे बनना है, सप्लाई का ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्मल और ये आपका हो गया ऐसे बना। अगर भूल जाओगी कैसे करना है तो मैं यहाँ एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, ठीक है। अरे समझ में नहीं यार, ये देखो ये होता है सप्लाई का कर्व, ऐसे बना के नॉर्मल कंडीशन देख लेना, पता चल जाएगा ऐसा जा रहा है। और मांग का देखो कैसा होता है, मांग का इसलिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये रहा और ये रहा, ये देखो साफ पता चल जाएगा नीचे की तरफ आता है, ठीक है। ये आपको समझाने का सबसे बेटर तरीका, याद ना रहे, रट्टा नहीं मारना है तो मत मारो, क्योंकि रट्टा मारना मैं वैसे भी नहीं सिखाता। मुझे लगता है रट्टा मारना सबसे बेकार काम है, क्योंकि रट्टा मारा हुआ क्या है, 1 साल बाद भूल जाओगे, 2 साल बाद भूल जाओगे, और समझा हुआ हमेशा याद रहता है। क्लियर हो गया। तो ये किधर की तरफ जा रहा है आपका, दाई तरफ। कहां जा रहा है, दाई तरफ। तो दाई तरफ का खिसकाव हो रहा है, इसमें चलन वर्ड यूज करेंगे, इसमें खिसकाव, क्योंकि खिसक रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, पूर्ति में कमी किसे कहते हैं, वही कीमत समान रहने पर यदि अन्य कारणों से पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे पूर्ति में कमी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, कीमत समान है, 300 200 100, सप्लाई कम हो रही है। क्लियर हो गया। अब यहां पर समझते हैं पूर्ति कम क्यों होगी, पूर्ति में कमी होने के कारण क्या क्या होंगे। हो सकता है कि सरकार के द्वारा क्या है, जो वस्तु उत्पादन हो रही हो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या लगाया जा रहा हो, टैक्स लगाया जा रहा हो, क्योंकि वो जरूरी ना हो, ठीक है। ये एक कारण हो सकता है, सरकार के द्वारा क्या अधिक कर लगाना। सेकंड नंबर फर्म का उद्देश्य जो हो वो लाभ कमाना हो, जिसकी वजह से उसने कीमत अधिक रखी हो, ठीक है, जिससे पूर्ति कम हो रही हो। थर्ड नंबर पे कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हो, जिससे उत्पादक की लागत क्या आ रही हो, अधिक आ रही हो, ठीक है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, सरकारी नीति हो गई आपकी। हाँ, संबंधित वस्तु की कीमत, आ रहा समझ में नहीं, हो सकता है संबंधित वस्तु की कीमत क्या हो गई हो, अधिक हो गई हो, जिसकी वजह से इस वस्तु की उत्पादन कम हो गया हो या पूर्ति कम हो गई हो। क्लियर। एक ये रहा आपका ग्राफ, कमी में क्या करेंगे, इधर की तरफ। क्लियर हो गया। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो ये आपका क्या हो गया S2, ठीक है। यहां मैंने ग्राफ बना दिया, किधर की तरफ आ रहा है, ये देखो इधर की तरफ, बाई तरफ होता है ये, ठीक है, बाई तरफ खिसकाव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पूर्ति में परिवर्तन या पूर्ति में खिसकाव, सेम वही चीज, क्या, कीमत समान रहने पर जब पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे पूर्ति में परिवर्तन या पूर्ति में खिसकाव कहते हैं। इसके अंदर क्या, दोनों एग्जाम्पल, क्या, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्राइस SS, ठीक है। ये देखना यहां पर कीमत समान है, ठीक है, यहां देखो 100 200 300 200 100। क्लियर है, ठीक है। दोनों ग्राफ यहां बना के दिखाई दिए मैंने, ठीक है। ये नॉर्मल कलर कंडीशन ले लेना, इधर की तरफ वृद्धि इधर की तरफ कमी, दोनों हो गए, कंप्लीट हो गया। ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब समझते अंतर जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पक्का कह रहा हूं 3 नंबर का क्वेश्चन 100% कोई से भी उठा के देख लेना, हर समय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना, उसमें देखना, ठीक है। पूर्ति में मांग में एक एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो क्यों छोड़ना जब 100% आ रहा है तो, ठीक है। अब समझते हैं पूर्ति की मात्रा में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि में अंतर स्पष्ट करो। और सबसे अच्छी चीज क्या, ये बहुत इजी है, देखना, पूर्ति की मात्रा में कमी, सॉरी, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि में अंतर बताइए। समझते हैं इसके अंदर पहले नंबर पे क्या है, पहला देखो ऐसे लाइन खींचना, एक तरफ लिखना पूर्ति की मात्रा में वृद्धि और एक तरफ दूसरी साइड पूर्ति में वृद्धि, बीच में लाइन होगी, ठीक है। जैसे कि ये आपका पेपर, ये रहा आपका पेज, और इसमें लाइन खींच के एक तरफ पूर्ति की मात्रा में वृद्धि और एक तरफ पूर्ति में वृद्धि। अब इसके अंदर क्या करेंगे समझना, इसमें क्या लिखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति अधिक हो जाती है, एक डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे दूसरे इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कीमत समान रहने पर, कीमत समान रहने पर यदि अन्य कारणों से पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। एक एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा क्या, इसमें पूर्ति वक्र का जो चलन है वो कहां की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ, अभी मैंने बताया था, ठीक है। कहां की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। इसमें पूर्ति वक्र का चलन किधर की ओर हो रहा है, तो देखो दाईं ओर हो रहा है। 2 हो गए। तीसरा क्या लिखोगे, इसमें पूर्ति का नियम लागू होता है, इसमें पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। कैसे, इसका कारण ये देखो, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ रही है, कीमत घटती है तो पूर्ति घट रही है,
तो मांग का नियम तो यही कहता है किसी वस्तु की कीमत बढ़े तो पूर्ति बढ़ जाए। इसमें देखो कीमत समान है फिर भी पूर्ति बढ़ रही है, तो यहाँ पूर्ति का नियम लागू नहीं हो रहा है। चौथे नंबर पे टेबल, पांचवें नंबर पे ग्राफ, मैंने समझा दिया अच्छे से, ठीक है। और इसमें फिर टेबल और ग्राफ, क्लियर हो गया, अंतर खत्म हो गया। 5 अंतर लिखोगे 3 नंबर पूरे मिलेंगे। अब आ जाओ, पूर्ति की मात्रा में कमी और पूर्ति में कमी में अंतर बताइए। क्या देखो दोनों सब सेम लग रहे होंगे, यहाँ मात्रा वर्ड यूज हो रहा है, इसमें मात्रा वर्ड यूज नहीं हो रहा है। या कई बार आ जाता है पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में कमी में अंतर बताइए, तो क्या लिखेंगे, इसके अंदर अन्य बातें समान रहने पर, क्या अन्य बातें समान रहने पर यदि अन्य बातें समान रहने पर यदि कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। पहला रीजन ये हो गया। इसमें क्या लिखेंगे कि कीमत समान रहने पर अन्य कारणों से पूर्ति घट जाती है तो उसे पूर्ति में कमी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे क्या है आपका तीसरा पॉइंट, इसमें पूर्ति वक्र का जो चलन हो रहा है वो किधर की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ। इसमें पूर्ति वक्र का जो खिसकाव हो रहा है वो किधर की तरफ हो रहा है, बाईं तरफ हो रहा है। एक टेबल और यानी चौथा टेबल पांचवा ग्राफ, चौथा टेबल पांचवा ग्राफ, क्लियर हो गया। 3 नंबर आपके फिनिश। और इन दोनों में एक पक्का आता है, अब कभी कभार ये आ जाए क्या पता, ठीक है, इसलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। पर ये दोनों के चांसेस 100% है, ठीक है। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन में अंतर बताइए, या पूर्ति में संचलन, पूर्ति में खिसकाव में अंतर बताइए। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर जब पूर्ति की मात्रा में वृद्धि और पूर्ति की मात्रा में कमी का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं या पूर्ति में संचलन कहते हैं। नेक्स्ट, पूर्ति में परिवर्तन या पूर्ति में खिसकाव देखेंगे। क्या कीमत समान रहने पर जब पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं या पूर्ति में खिसकाव कहते हैं। तो एक एक डेफिनेशन हो गई। सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे, इसमें पूर्ति का नियम लागू होता है। देखो कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है तो पूर्ति बढ़ रही है, कीमत कम हो रही है तो पूर्ति कम हो रही है। इसके अंदर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। देखो कीमत समान है फिर भी पूर्ति बढ़ रही है और घट रही है। 3 हो गए। चौथा टेबल ग्राफ, चौथा टेबल और एक आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसी के साथ क्या है, ये वाली टेबल आपकी समझ में आ गई। 3 नंबर कंपल्सरी जो होते ही होते हैं वो आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कौन से क्वेश्चन है जो आते हैं। ये बेसिकली है जो थ्योरी है उसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लोच आ जाएगी, पूर्ति की कीमत लोच, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं और ये भी मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए क्या है, एक क्वेश्चन समझ लो सारे सेम है, ठीक है। अब समझना क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सरकारी नीति में परिवर्तन का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले वाले में हम क्या देख कर आए थे कि सरकारी नीति में परिवर्तन क्या है, हमने जाना कच्चे माल की कीमत क्या है, उसका कैसे प्रभाव पड़ता है, फर्मों का उद्देश्य का कैसे प्रभाव पड़ता है, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होता है तो कैसे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, सेम है। पर इसमें नया चीज क्या जुड़ गई है कि पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने शुरू से वीडियो यहां तक देखते हुए आ रहे हो तो शुरू में आपको ये पता चल गया होगा कि सरकारी नीति क्या है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर डेफिनेशन ऐसे ही लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे फुल मार्क्स 4 के 4 मिलेंगे। जैसे आंसर यहाँ लिखा और यहाँ लिखना है आपको क्या, सरकारी नीति, ध्यान देना सरकारी नीति 2 प्रकार की होती है। पहला देखना, ध्यान देना, परिवर्तन वर्ड है तो परिवर्तन के अंदर आपको क्या है, दोनों यूज करने हैं। मतलब इसमें सरकार आर्थिक सहायता दे रही है वो भी, सरकार कर लगा रही है वो भी, ठीक है। वैसे परिवर्तन वर्ड आता नहीं है, एक ही चीज लिख देगा कि सरकार के द्वारा यदि उद्योगों के ऊपर क्या नाम है अधिक कर लगाया जा रहा है तो पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे आ सकता है, सरकार के द्वारा अगर मान के चल लो भारी कर लगाए जा रहे हैं तो पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ में नहीं। तो ये जब इस तरीके से आएगा क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट लिखना है क्या, सर जैसे मैं करों में वृद्धि लगा रहा हूं, ठीक है। जैसे सरकारी नीति, ध्यान देना क्या, सरकारी नीति सरकार के द्वारा यदि करों में वृद्धि की जा रही है, क्या सरकार के द्वारा यदि करों में वृद्धि की जा रही है, इसका अभिप्राय यह है कि सरकार उन वस्तुओं को आवश्यक नहीं मानती है, इसीलिए सरकार के द्वारा भारी कर लगाया जा रहा है जिससे उनकी पूर्ति को हतोत्साहित किया जा सके। जिससे क्या होगा, उन वस्तुओं की जो मतलब क्या बोलते हैं लागत होगी वो कैसी आएगी, कम आएगी, मतलब अधिक आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उत्पादन
कम करेगा और पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये नीचे वाला हो गया, इधर की तरफ ग्राफ आ गया। समझ में? अब यही दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, क्या, सरकार के द्वारा जब आर्थिक सहायता दी जा रही है, लिखेंगे यदि सरकार की नीति जो है आर्थिक सहायता देने की है तो इसका उद्देश्य यह है कि सरकार अधिक से अधिक वस्तुओं की क्या चाहता है, लोगों तक पूर्ति करना चाहता है, जिससे कि वह क्या कर रहा है, आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है, जिससे उनकी बाजार कीमतें कम आए, उत्पादक को लाभ अधिक होगा, इसलिए वो उत्पादन अधिक करेगा। देखो यहाँ पर ये रहा कीमत सामान है, यहाँ पर देखो सप्लाई बढ़ा रहा है, वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, ये आपको इस तरीके से एक टेबल और इस तरीके से एक क्या बनाना है आपको, ग्राफ और खत्म। ठीक है, अब आ जाओ कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कच्चे माल दोनों ही ले रहे हैं एक साथ, ठीक है, जिससे ये दोनों सेट कर दें, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कच्चे माल की कीमत से अभिप्राय यह है कि यदि कच्चे माल की कीमत बढ़ जाती है तो उत्पादक का लाभ कम हो जाता है, क्योंकि प्रति इकाई लागत अधिक आती है, जिससे उत्पादक उत्पादन क्या करता है, कम करता है। ठीक है, जिससे मांग वक्र का खिसकाव किधर की ओर होता है, बाईं ओर, पहला। अब इसी में उल्टा ले लेते हैं, यदि कच्चे माल की कीमत कम हो जाती है तो प्रति इकाई लागत क्या हो जाती है, कम आती है, जिससे उत्पादक का लाभ अधिक होता है, उत्पादक उत्पादन अधिक करता है, जिससे मांग वक्र किधर की तरफ, सॉरी पूर्ति वक्र किधर की तरफ चला जाता है, दाईं तरफ चला जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये रहा टेबल, देखो कीमत सामान है, पहले पूर्ति बढ़ी फिर घटी, दाएं बाएं दोनों लगा दिए, पूरे फुल मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, ऐसी फर्मों का उद्देश्य, ऐसी उत्पादन की तकनीक। ठीक है, आगे समझ में नहीं आ गया? फर्मों का उद्देश्य भी यही है, अगर फर्मों का उद्देश्य पॉपुलर होना है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें क्या होगा, वह कम कीमत पे भी अधिक से अधिक पूर्ति करेगा, जिससे क्या होगा, पूर्ति में वृद्धि होगी। इसके विपरीत ले लो, पूर्ति में वृद्धि होगी, पूर्ति वक्र का खिसकाव किधर होगा, दाईं ओर होगा। ठीक है, यानी बढ़ेगा आगे की तरफ जो है, दाईं। ठीक है, फर्मों का यदि उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है, ठीक है, अधिक से लाभ कमाना है, तो वह अधिक कीमत पर वस्तु की पूर्ति करेगा, जिससे पूर्ति कम होगी, क्योंकि जब कीमत ज्यादा रखेंगे तो मांग बिकेगी वस्तु कम, और वस्तु कम बिकेगी तो पूर्ति कम करनी पड़ेगी। हर इसमें ये रहा टेबल और ये रहा आपका ग्राफ। देखो कीमत सामान रखी है, यहाँ पर देखो बढ़ रहा है फिर घट रहा है, दाई बाई दोनों लिखे दिखा दिए। आगे समझ नहीं आ गया? अब हम जो है नेक्स्ट जो पार्ट 2 में करेंगे वो पूर्ति की कीमत लोच करेंगे। ठीक है, और उसमें पूरी कीमत लोच को खत्म करेंगे। तो पार्ट सेकंड में मिलते हैं इसी के साथ।